Hello everyone. So what we are going to study today is pre-analytical phase of our laboratory diagnostics, medical laboratory diagnostics. तो pre-analytical क्या है? Analytical क्या होता है? What is analytical? जब हम लोग when we are doing the test in the equipment, that is analytical phase, right? And pre-analytical is before that. बिफोर दैट जो भी हमारी जर्नी है सैंपल की वो क्या है, दैट इज द फेज ऑफ प्री एनालिटिकल। ठीक है, इस फेज की बात करें। व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस फेज? क्योंकि इस फेज के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग सब जानते हैं, एंड वी मस्ट रिमेंबर दिस ऑलवेज, किसी भी लैबोरेटरी का डेटा जब निकाल के देखा जाता है कि चांस ऑफ एरर कौन कौन से फेज में आते हैं। आप लोग को पता ही है फेजेस कितने होते हैं लैब में। एक होते हैं प्री एनालिटिकल फेज, एक होते हैं एनालिटिकल फेज, है ना, और एक होते हैं पोस्ट एनालिटिकल फेज। तो प्री मतलब एनालिसिस से पहले का फेज इज प्री एनालिटिकल फेज, एनालिसिस से बाद का फेज, बाद का क्या फेज होगा भाई, मैं रिपोर्ट रिलीज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें वो हम लोग पोस्ट एनालिटिकल में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्री एनालिटिकल फेज। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है ताकि हमारी रिपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए। ज़्यादातर एरर्स जो देखे गए हैं किसी भी रिपोर्ट में वो प्री एनालिटिकल फेज में ही देखे गए हैं अक्रॉस द स्टडीज़। जो ग्लोबली हमने जितनी भी स्टडीज आज तक देखी हैं उन सारी स्टडीज में ये पाया गया कि लैबोरेटरी में जो रिपोर्टिंग में एरर्स देखी जाती हैं वो ज़्यादातर प्री एनालिटिकल फेज में देखी जाती हैं। अब प्री एनालिटिकल फेज में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। अब हमें देखना होगा कि प्री एनालिटिकल फेज में हम लोगों को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कहाँ से शुरुआत होती है प्री एनालिटिकल फेज की? कोई भी लैबोरेटरी में टेस्ट कब आता है? जब कोई क्लिनिशियन उस टेस्ट को लिखता है ना। सो दैट इज टेस्ट रिक्वेस्ट, टेस्ट का रिक्वेस्ट आता है ना क्लिनिशियन के साइड से। फिर हमें क्या करना है, उस टेस्ट रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट रिक्वेस्ट का एक फॉर्म होता है हर एक लैब में नियमतः, उस फॉर्म को पेशेंट के पूरे डिटेल्स के साथ हमें फिल करना होता है और पेशेंट का सिग्नेचर लेना होता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पेशेंट का नाम, पेशेंट का फ़ोन नंबर, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ, पेशेंट का एड्रेस, है ना। अगर हमने अभी कोई उसको आईडी प्रोवाइड करी है, कलेक्शन आईडी, तो वो भी उसमें आ जाती है। टेस्ट जो भी हैं वो सारे टेस्ट का नाम आ जाता है, पेशेंट की एक शॉर्ट हिस्ट्री आ जाती है कि कोई मेडिकेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसने फास्टिंग में है या खाना खा चुका है, वो एक शॉर्ट हिस्ट्री आ जाती है। फिर जो भी चीज़ें हम वाइल्स का यूज़ करने वाले हैं वो सारे टेस्ट के लिए, उन वाइल्स को हम लोग वहाँ पे डिटेल्स नोट कर लेते हैं, पेशेंट का सिग्नेचर ले लेते हैं, पेशेंट जो कलेक्शन करने गया है उसका भी सिग्नेचर उसमें ज़रूरी होता है। ये एक हमारा ब्रीफिंग है टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म का, जो कि आप लोग सब प्रैक्टिस में है, इसलिए आपको पता है। बहुत फास्टली हमने डिस्कस कर लिया, चाहे तो इसमें भी 10-15 मिनट में डिस्कशन होना चाहिए, बट अभी आगे बढ़ना है, हमें क्विकली प्री एनालिटिकल फेज को देख लेना है। पहला चीज़ क्या है, टेस्ट रिक्वेस्ट बाय द क्लिनिशियन, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म पेशेंट से फिल करवा लेते हैं। डॉक्टर के पास जब पेशेंट दिखाने जाते हैं उनका एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, उस प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए पेशेंट से हमें इस फॉर्म को फिल करवाना है। अब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं प्री एनालिटिकल फेज में? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो टेस्ट हमें करवाना है, डॉक्टर साहब ने लिखा है लिपिड प्रोफाइल, पेशेंट को नहीं करना, बट लिपिड प्रोफाइल के लिए जो रेकमेंडेड फास्टिंग टाइम है वो हमें पेशेंट को बताना होगा। इतनी ओवरनाइट फास्टिंग की ज़रूरत है, नियरली 12 आवर्स की फास्टिंग की ज़रूरत होती है आफ्टर नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हैवी। इस तरह से फास्टिंग ग्लूकोज की भी टाइमिंग है, मिनिमम 10 आवर्स की टाइमिंग है, OGTT की टाइमिंग है। कोई अगर आप हार्मोन्स का टेस्ट करवा रहे हैं तो उसकी भी कुछ टाइमिंग्स हो सकती हैं, कॉर्टिसोल करवा रहे हैं उसकी कुछ टाइमिंग्स हो सकती हैं, तो प्रेफर्ड टाइमिंग्स हो सकती हैं। तो उसी प्लस अगर कोई यूरिन का टेस्ट करवा रहा है, उसमें अगर कोई मेडिसिन ले ली है
तो वो हमें नोट करना ज़रूरी है। अगर नहीं ली है तो उसे बताना है कि कल्चर का रिपोर्ट के बाद ही आप कल्चर के सैंपल देने के बाद ही आप मेडिसिन वगैरह लेंगे। तो जो भी बातें रिलेटेड पॉइंट्स हैं, कोई पेशेंट है उसका बीपी लेना है, उसको मेडिसिन देना है या नहीं देना है, पेशेंट की कॉमन क्वेरी रहती है, तो मेडिसिन पेशेंट को देना है। जस्ट जैसे वो नॉर्मली मेडिसिन लेता है वैसा लेता रहेगा, उसके अनुसार ही हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसको कि हम लोग किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज एक ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं प्री एनालिटिकल फेज में। पेशेंट प्रिपरेशन की बात हो गई, अब हम लोग सैंपल कलेक्शन पे आते हैं। सैंपल कलेक्शन में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं? सैंपल कलेक्शन में कई बार होता है कि हम या तो रॉन्ग ट्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं, या हमने सही ट्यूब सेलेक्ट किया है बट उसमें एंटीकोगुलेंट हमने ठीक से मिक्स नहीं किया, उसका वॉल्यूम हमने कम छोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ जो है हो जाती हैं। या हमने सिरिंज से कलेक्ट किया और उसको इस तरह से पुश किया कि वो हिमोलाइज हो गया। एक और मेजर गलती हो सकती है एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, दैट इज नॉट मेंटेनिंग एसेप्सिस। तो एसेप्सिस को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब प्रॉपर आप ग्लव कर लीजिए तो भी बची और पेशेंट को भी बचा कर लीजिए। उस एरिया को अल्कोहल से क्लीन करना है, कैसे क्लीन करते हैं अल्कोहल से एट द टाइम ऑफ फ्लेबॉटमी, वो सारी ट्रेनिंग आप लोगों की हो चुकी है। वही चीज़ें हैं जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का इस एरिया से आपको ब्लड लेना है ना, ये मान लीजिए आपका वेट है, तो इस एरिया को क्लीन करने के लिए आपको सबसे पहले एक जो भी आप अल्कोहल स्वैब यूज़ करेंगे स्पिरिट से सेंटर टू पेरिफेरी जाएंगे, और एक बार जब पेरिफेरी में चले गए तो वापस सेंटर पे नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ सैंपल कलेक्शन। पेशेंट सेफ्टी वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैंपल कलेक्शन के साथ साथ हमें सैंपल की लेबलिंग पे भी ध्यान देना है। सैंपल लेबलिंग, इसमें भी गलती हो सकती है। क्या क्या गलती हो सकती है इसमें गलती ये हो सकती है कि हम पेशेंट का नाम का स्पेलिंग गलत लिख दें, नाम ही गलत लिख दें, है ना, एज गलत लिख दें, जेंडर गलत लिख दें, पेशेंट का अगर कोई आईडी नंबर है वो हम गलत लिख दें। तो इस तरह की गलतियाँ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में हो सकती है, सैंपल लेबलिंग में हो सकती है। सपोज मान लीजिए एक साथ एक ही घर में 3 पेशेंट हैं, या आपके पास एक साथ 3 पेशेंट आ गए, आपने साथ साथ में लेबलिंग नहीं की, कलेक्शन के साथ साथ लेबलिंग होनी चाहिए। आइडियली जस्ट आफ्टर द कलेक्शन उसी समय लेबलिंग होनी चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट पेशेंट को उस चेयर पे बैठाना है। अगर आपने साथ साथ में नहीं किया, उसके बाद आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि ये सैंपल किसका था, वो सैंपल किसका था। तो जो स्टेप्स हैं उस स्टेप्स को अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए काम करने से गड़बड़ाने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए चीज़ों को ध्यान से करते हुए चलेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। ये था पार्ट सैंपल लेबलिंग का। आपने सैंपल कलेक्शन अगर सही तरीके से करिए, सैंपल कलेक्शन में और क्या गलती हो सकती है? ऑर्डर ऑफ ड्रॉ गलत कर सकते हैं, है ना। रॉन्ग ट्यूब में लेट्स से आपको करना है कुछ और आपने कोई और ट्यूब में ले लिया। बहुत कॉमन मिस्टेक है, लिथियम हेपैरिन में लेना था सोडियम हेपैरिन में ले लिया, वो भी प्रॉब्लम। या सोडियम हेपैरिन में लेना था लिथियम हेपैरिन में ले लिया। कैरियोटाइप करना है, लिथियम हेपैरिन में ले लिया, नॉट रिकमेंडेड, ऑल्दो इट कैन बी डन बट नॉट रिकमेंडेड, है ना। बेटर इज सोडियम हेपैरिन, क्योंकि उसमें सेल्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। लिथियम हेपैरिन कब करेंगे? जब पीबी गोल्ड लेना होगा। इस तरह से बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि हम लोग अलग अलग वाइल्स की ज़रूरत पड़ती है, अब वो हमारे टेक्नीशियंस को पता होना चाहिए। लैक्टेट किसमें लेना है ना, क्लोराइड प्लाज्मा में लेना है, जैसे फास्टिंग ग्लूकोज देते हैं। तो इस तरह से जो भी पॉइंट्स हैं अबाउट द सिलेक्शन ऑफ वाइल। देन नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ कलेक्शन। ऑर्डर ऑफ कलेक्शन में आपने पहले बहुत सारा कलेक्शन कर लिया, ब्लड कल्चर लास्ट में कलेक्ट किया, तो चांसेस क्या होंगे? कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ कलेक्शन को भी फॉलो करना है। सैंपल ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है? सैंपल ट्रांसपोर्ट। सैंपल ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ना। सबसे पहले तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि एकदम स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग कोल्ड कंडीशन में ही ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, है ना, पैराथेराइन। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल कंडीशन में ही ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसमें क्या होती है? सैंपल ट्रांसपोर्ट में
बताइए सैंपल ट्रांसपोर्ट में सुजीत, सैंपल ट्रांसपोर्ट में कुछ दो इम्पोर्टेंट बातें बताइए। एक हो गया टेम्परेचर कंट्रोल जी, और दूसरा कि जो लाते हैं टैप हमारा लाने का सही है कि नहीं है, कितना दिन में हमें। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम है ना, टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब अक्सर क्या होता है सैंपल रिजेक्शन का भी ये भी एक क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा। अगर देयर इज डिले इन टाइम, लेट्स से किसी का अमोनिया करना है ना, और वो सैंपल 5 घंटे बाद आ रहा है तो उसका अमोनिया कभी भी सही रिपोर्ट नहीं आएगा। देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है, इसीलिए सैंपल ट्रांसपोर्ट में टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी नॉर्मल टेस्ट में भी लेट्स से किसी का पोटेशियम ही करना है ना, किडनी फंक्शन टेस्ट करना है, और अगर ब्लड के कांटेक्ट में सीरम जो है बहुत ज़्यादा देर रह जाएगा तो वहाँ पे हीमोलिसिस जो है, माइक्रो हीमोलिसिस होंगे, आपको ब्लड देख के नहीं लगेगा हीमोलाइज है, बट उसका पोटेशियम बढ़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम डिले जितना मिनिमाइज कर सकें उतना करें, है ना। किसी भी एक सेंटर पे बहुत ज़्यादा देर तक कोई भी सैंपल ना रहे, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ में जहाँ भी अगर हमें लग रहा हो कि हमारी टीम में कहीं ये फॉलो होने में दिक्कत हो रही है तो वो करना होगा। जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा सेंटर है जहाँ से टाइम डिले के चांसेस रहते हैं तो प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ द सैंपल जो है उसी सेंटर पे हो जानी चाहिए। लेट्स से कि 3 बजे कलेक्शन हुआ है, वो सैंपल को आपको पता है कि पहुँचेगा 10 बजे, है ना, कहीं बाहर से आ रहा है या किसी ऐसे सेक्टर से आ रहा है जहाँ से 4-5 घंटे लगेंगे, तो प्राइमरी प्रोसेसिंग फिर यहाँ नहीं होगी। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग वहीं होगी और वहाँ से सैंपल जो है सेपरेट होकर के प्रॉपर एल्यूमिनियम फॉइल में रैप होकर के कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशन में यहाँ है। टेम्परेचर मेंटेन करना है, टाइम डिले से बचाना है, एक पॉइंट और बोलो, लाइट एक्सपोजर से भी बचाना है ना। जैसे विटामिन्स हैं, हमारे विटामिन्स में भी लाइट एक्सपोजर जो है वो गड़बड़ा जाता है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं, ट्यूब को रैप करके ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सैंपल ट्रांसपोर्ट में होगा। अब सैंपल ट्रांसपोर्ट के बाद क्या होगा, सैंपल रिसीव क्या होगा, यहाँ आने के बाद क्या होगा, सैंपल रिसीव होगा, है ना। तो सैंपल रिसीव में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए बताओ। रिसीव में पहले तो देखना है कि वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन किया है कि नहीं किया। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर आप देखोगे, है ना। फिर पेशेंट का डिटेल सही है या नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट डिटेल्स सही है या नहीं, टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है, सही ट्यूब में कलेक्शन करके लाया है या नहीं है, सैंपल सफिशिएंट है या नहीं है, टाइम डिले ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। बहुत शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा तेजी से जाने का ज़रूरत है क्योंकि काम भी नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल हम क्या बात कर रहे हैं, सैंपल की कंडीशन जो है वो टेस्ट करने लायक है या नहीं, है ना। अगर नहीं है तो फिर उस पर हमें सैंपल, फिर हमें क्या करना होगा, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, और कुछ भी अगर गड़बड़ है तो हम क्या करेंगे, सैंपल रिजेक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज एट द पार्ट ऑफ रिसिप्ट, दैट इज एक्सेशन। तो सैंपल रिजेक्शन कब करना पड़ सकता है, वही पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर सैंपल, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या हो सकता है, रॉन्ग ट्यूब हो सकता है ना, क्वांटिटी हो सकता है, हीमोलाइज सैंपल हो सकता है, और क्लॉटेड सैंपल हो सकता है। एसेप्टिक कंडीशन नॉट मेंटेन, कल्चर करना है ना, परफोरेटेड है, मान लो लीकेज है पॉट में, उससे कैसे करेंगे, है ना। एसेप्टिक कंडीशन फॉर माइक्रोबायोलॉजी सैंपल, बायोफायर का सैंपल लेकर के आए हैं, कंटेनर जो है वो स्टेराइल नहीं है, क्या होगा, दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ ट्यूब बोलो या फिर कंटेनर, है ना। ब्रॉडली अगर हम लोग देखेंगे तो हिस्टोपैथोलॉजी भी आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है ना, हर एक की पॉइंट जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट
ठीक है। ऐसा एक चीज़ और हो सकता है, क्या हमने कहा, रॉन्ग ट्यूब, क्वांटिटी, हीमोलाइज, क्लॉटेड, अनलेबल्ड भी आया है, कभी आ सकता है ना। कभी हुआ कि किसी सेंटर वाले ने कलेक्शन फटाफट करने के चक्कर में लेबल ही नहीं किया, टीआरएफ तो भेज दिया बट सैंपल लेबल्ड नहीं है, तो आइडियली क्या करना है, आइडियली रिजेक्ट कर देना है। अगर सिंगल सैंपल आया है, फॉर श्योर है कि वही पेशेंट है ना, तो उसके पीछे का बैक फ्लो में जाकर के चेक करना होगा कि एवरीथिंग इज करेक्ट, इफ देयर इज एनी डाउट देन वी हैव टू, है ना। और सबसे कॉमन एरर्स अब बता दो क्या क्या होते हैं प्री एनालिटिकल में, कॉमन एरर्स क्या क्या होते हैं? कॉमन एरर्स क्या क्या होते हैं? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में गलती हो जाती है, नेम में, एज में, जेंडर में, है ना, तो आइडेंटिफिकेशन में गलती हो जाती है, ये वन ऑफ द कॉमन एरर। दूसरा कॉमन एरर क्या है? डिमोलाइज हो जाता है ना। तीसरा कॉमन एरर क्या है? गलत ट्यूब, है ना, जैसे लिथियम की जगह सोडियम एपेरेंट मिले आया, रॉन्ग ट्यूब, दिस कैन आल्सो बी कॉमन एरर। चौथा कॉमन एरर क्या है? क्लॉट था, ध्यान नहीं गया, है ना। जो सारे हमारे सैंपल रिजेक्शन क्राइटेरिया में आ जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें सैंपल रिजेक्शन में करना है। तीसरा कॉमन एरर क्या होता है कि हमने प्रेस हो गया। तीसरा कॉमन एरर क्या होता है? हमारा सैंपल इनएडिक्वेट, चाहिए था 200 माइक्रोमीटर, हमने 150 माइक्रोमीटर लिया, उससे दिक्कत हो गई, है ना, तो इनएडिक्वेट सैंपल। ठीक है। चौथा कॉमन एरर क्या हो सकता है? कॉन्टामिनेटेड, है ना। कॉन्टामिनेटेड कैसे हो सकता है? या फिर डिले, डिले से एरर कभी सुने आप? डिले से एरर हो गया, किस किस चीज़ में डिले से एरर हो सकता है? अमोनिया और बोलो, अमोनिया, वेरी गुड। पोटेशियम, पोटेशियम में ठीक है, हीमोलाइज हो जाएगा, वेरी गुड। और बोलो, हाँ, CTH, वेरी गुड, PTH, CBC में भी हो, अफेक्ट हो सकता है अगर प्रॉपर कंडीशन में नहीं है तो, ठीक है, गुड। कॉर्टिसोल हार्मोन्स में, बहुत सारे हार्मोन्स में ऐसा हो सकता है। वेरी कॉमन, एक ऐसा चीज है जो आप लोग मिस कर रहे हैं जो बहुत कॉमन है, हाँ, वाइटामिन्स में हो सकता है, ठीक है। एक बहुत कॉमन, मैं बिलिरुबिन में सुनने हो की सकता कोशिश है, में हूँ बट अभी तक सुन नहीं पाया हूँ। एक बिलिरुबिन में हो सकता है, बहुत डिले हुआ। डिले में बिलिरुबिन, चलिए ठीक है, अगर लाइट एक्सपोजर रहा तो बिलिरुबिन। एक और है जो बहुत 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 कॉमन है, जिसकी वजह से अक्सर सारी लैब्स में रिपोर्ट गड़बड़ आती है, जस्ट ड्यू टू डिले। सब लैब में बहुत बुरा हाल है, हम लोग उसको बहुत कोशिश कर रहे हैं। हिंट देता हूँ, डिले भी होता है और टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रहता है, तब ऐसा होता है, ठीक है। आपको बता दें, कल्चर, है ना, कल्चर, ठीक है। कल्चर में खास करके यूरिन कल्चर में हम लोग क्या रिपोर्ट करते हैं? 10 to the power 5 है तो सिग्निफिकेंट कॉलोनीज है ना, उतना नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसका मतलब नहीं है कुछ। बट अगर हम डिले करेंगे और कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो उसमें जो इनसिग्निफिकेंट बैक्टीरियाज हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि यूरिन कल्चर के लिए कोई भी सैंपल हमारा हो तो उसको कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट में जल्द से जल्द प्रोसेस करना। एज सून एज इट रीचेज द लैब इट शुड बी प्रोसेस। जबकि रिपोर्ट कब होनी है? आफ्टर 48 आवर्स। तो ज़्यादातर लैब से क्या गलती हो जाती है, अरे रिपोर्ट तो अभी टाइम है ना, कर लेंगे, टेम्परेचर लोग मेंटेन नहीं करते, ऊपर से डिले भी कर देते हैं। पेशेंट क्या करते हैं, आपने कॉर्ड दे दिया, उन्होंने घर पे कलेक्ट करके रखा, सुबह ही कर लिया कलेक्ट और ला करके 11 बजे दे रहे हैं, 2 बजे दे रहे हैं, और उस कल्चर के रिपोर्ट से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कॉमन एरर्स हो जाते हैं।
क्वालिटी इंडिकेटर्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं? व्हाट्स ऑल वी सी इन क्वालिटी इंडिकेटर्स फॉर प्री एनालिटिकल फेज? इमोलाइज सैंपल है ना, मतलब सैंपल रिजेक्शन कितना हो रहा है ना। डबल प्रिक भी हम लोग देखते हैं ना, डबल प्रिक भी हम लोग देखते हैं क्वालिटी इंडिकेटर में। इमोलाइज सैंपल है या नहीं, ठीक है। कितने सैंपल्स ऐसे आ रहे हैं ये भी हम लोग रख सकते हैं प्री एनालिटिकल में। इनकरेक्ट लेबलिंग वाले कितने सैंपल्स आ रहे हैं, है ना, ठीक है। महीने में 10 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, गलत लेबलिंग के साथ, जिसमें हमें चीज़ों को अमेंड करना पड़ रहा है ड्यू टू रॉन्ग नेम और एज और जेंडर। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हमारे लैब की रिक्वायरमेंट यही है कि हम अपने फ्लेबॉटमिस्ट जितने भी हैं सबको प्रॉपर्ली ट्रेंड रखें, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान दें, है ना, खास करके ट्यूब सिलेक्शन पे भी ध्यान दें और ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दें, एट द टाइम ऑफ सैंपल एक्सेप्टेंस पे ध्यान दें, है ना, और एट द टाइम ऑफ सैंपल, और जो लास्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, सैंपल प्रोसेसिंग, है ना, सैंपल प्रोसेसिंग। ये भी किसका पार्ट है? प्री एनालिटिकल फेज का पार्ट है, जो बहुत 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 हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर कभी भी लगे डिले हो सकता है तो प्राइमरी प्रोसेसिंग जो है हम पेरिफेरल कलेक्शन पॉइंट्स पे या हॉस्पिटल्स में या कलेक्शन सेंटर से अगर कहीं से आ रहा है या किसी दूसरे शहर से किसी लैब से आ रहा है, कंट्रोल टेम्परेचर इन्वायरमेंट में आने से खाली नहीं होगा, सही ट्यूब में खाली आने से नहीं होगा, इट शुड कम विद इन द राइट टाइम। अगर राइट टाइम पे नहीं पहुंच रहा है तो प्राइमरी प्रोसेसिंग करने के बाद अगर हम उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में सही लॉजिस्टिक से भेजें तो भी वो एरर फ्री रिपोर्ट दे सकता है ना। इसीलिए प्राइमरी प्रोसेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सैंपल प्रोसेसिंग में मेनली क्या रहता है? सीरम सेपरेशन या प्लाज्मा सेपरेशन आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है कंडीशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। वाइब्रेट करेगा सेंट्रीफ्यूज तो इमोलाइज हो जाएगा, है ना। तो सेंट्रीफ्यूज शुड बी वेल मेंटेन, इट शुड बी ऑन अ स्टेबल टॉप एंड इट शुड बी बैलेंस्ड विद अदर वाइब्स। उसके साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम हम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेट्स से हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया, जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे ना तो 2 मिनट बाद ही लगेगा सीरम सेपरेट हो गया, है ना। बट वो सीरम सेपरेट होने के बाद भी उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि आपके नॉर्मल रिपोर्ट में नहीं आने चाहिए। तो जो भी टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है, जैसे 10 मिनट्स है सीरम के लिए, तो उस 10 मिनट्स को हमें प्रॉपरली मॉनिटर करना है ना, एज पर रिक्वायर्ड। किसी पैरामीटर में डबल सेंट्रीफ्यूगेशन के गाइडलाइंस है। डबल सेंट्रीफ्यूगेशन के जो गाइडलाइंस हैं उसमें हमें क्या करना है? जैसे फॉर एन एग्जांपल पीटीआईएनआर लूपस, तो उसमें डबल सेंट्रीफ्यूगेशन के गाइडलाइंस, मतलब आप जो है उसको जब प्रॉपरली उसके जो भी इंटरफेयरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, जब तक वो लेट डाउन नहीं हो जाए तब तक उसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ सकता है ना। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम पेशेंट का सैंपल को प्रोसेसिंग कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा रोल आता है वो आता है सैंपल प्रिजर्वेशन का। तो सैंपल प्रिजर्वेशन में भी हमारी गाइडलाइन बहुत क्लियर है, हमें विद इन 3 आवर सैंपल को, पोस्ट प्रोसेसिंग भी विद इन 3 आवर सैंपल को प्रिजर्व कर देना है। तो हम बैचेज में सैंपल को प्रिजर्व करते हैं आफ्टर सेपरेटिंग द सीरम, है ना, इन द कंट्रोल्ड टेम्परेचर एज वेल एज प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ लाइट, है ना। एक्सपोजर ऑफ लाइट से हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स अफेक्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग बिलोबिन, वाइटनेस, और टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं रहा तो भी बहुत सारे पैरामीटर्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो सैंपल प्रिजर्व करने की ज़रूरत किस लिए होती है? ताकि जस्ट इन केस अगर कोई टेस्ट ऐड करने की ज़रूरत लगी डॉक्टर को, तो हमारे सैंपल की कंडीशन परफेक्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर सैंपल हमारा अफेक्ट हो गया तो उसमें कोई भी टेस्ट ऐड करना एथिकल नहीं है। इसीलिए हम लोग अपने सैंपल, हमारे सैंपल की प्रिजर्वेशन सही से हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए टाइम टू टाइम हमें क्या करते रहना चाहिए? रीटेस्टिंग, है ना। रीटेस्टिंग करते रहना चाहिए। प्रीवियस जो सैंपल्स है कुछ टेस्ट जो है हमें रीटेस्ट करके देखते रहना चाहिए, ताकि ये कंफर्म रहे कि हमारा सैंपल का जो है कंडीशन मेंटेन हम रख पा रहे हैं। बस इतनी ही सी बातें हैं प्री एनालिटिकल फेज में। बहुत फास्टली हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें
डिस्कस कर ली। अल्टीमेटली हम चाहते क्या है प्री एनालिटिकल फेज से कि हमारा रिपोर्ट एक्यूरेट रहे, है ना। एक्यूरेट रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा पेशेंट सेफ्टी इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो हमें मेंटेन करनी है। ग्लव्स पहनना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, सब लोग रहे वैसी कंडीशन है तो मास्क पहनना है, खुद को भी बचाना है और पेशेंट को भी बचाना है ना। और साथ ही साथ हमें इस तरह से चीज़ों को करना है, सारी प्रोसेस को इस तरह से करना है कि हम लोग रिजेक्शन को मिनिमाइज कर सकें। सैंपल रिजेक्शन जितना मिनिमाइज करेंगे चले जाएंगे उतना हमारा प्री एनालिटिकल फेज अच्छा माना जाएगा, है ना। और मेजॉरिटी ऑफ मिस्टेक्स जो है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में ही हो जाती है। तो जो भी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे मिस्टेक होती है उन सब चीज़ों को हम लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं इस पर ध्यान देना है। जो भी बच्चे हैं, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, उनको जो गाइडलाइंस है वो 1 by 1, 1-on-1 जो भी आदमी उनको सिखा रहे हैं उनको ध्यान देना है कि वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, है ना। मैंने तो अभी बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही ब्रीफली चीज़ों को डिस्कस किया है। वी कैन डिस्कस इट फर्दर फ्रॉम TRF के लिए एक अलग लेक्चर भी हो सकता है शॉर्ट डिस्कशन का, और सैम्पल कलेक्शन के लिए भी एक अलग लेक्चर हो सकता है ना। ये अभी हमने ब्रीफली पूरे वर्क फ्लो ऑफ प्री एनालिटिकल फेज की बात करी है, ठीक है। अभी के आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट मोनिका मैम जो है कल आप लोग की लेंगी या आज में भी ले लेंगी, तो सबका एक साथ ही लेना, नहीं तो क्वेश्चन लीक हो जाएगा, है ना। सबका एक साथ ही लेना, ठीक है। चलो।